और सबसे मिलती जुलती हैं और सबका डेटा इकट्ठा करती हैं। और फिर ANN, मतलब इनके ऊपर इनके अपने अपने सुपरवाइजर्स होते हैं जो पूरे सुपरवाइजरी देखते हैं। ठीक है, तो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी गांव में अगर महिला बाल विकास की बात करें तो कौन है? आंगनवाड़ी। पहला ए नहीं, मतलब एक ए, आशा दूसरा है और ANM, तो तीनों क्या हो गए? ए। ठीक है, अब ये 3 ए तो हैं, लेकिन आपको ही पता ये 3 ए है। हम तो लेकिन महिला बाल विकास विभाग से हैं, हम स्वास्थ्य विभाग से हैं, तो ये साथ में क्यों लिख रहे हो आप? अलग अलग लिखो इसको, है ना? अलग अलग लिखना चाहिए, साथ में लिखना चाहिए, साथ में लिखना चाहिए। साथ में काम भी करते हैं आप लोग, है ना? साथ में काम करते हैं, बिल्कुल सही कहा। तो ये ट्रिपल ए है, ये जो हमारा ए है, ये हम साथ में ही काम करते हैं। किस लिए काम करते हैं? गर्भवती और अपने धात्री, 0 से 6 साल तक के बच्चे। आप भी इन्हीं के लिए काम कर रही हैं, आप भी, और ANM दीदी भी यहीं जाती है। पर तो हम इसकी काम भी साथ में कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इसकी बात क्यों कर रहे हैं? इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम तीनों साथ में मिलते तो हैं, बैठते तो हैं, लेकिन जिस तरीके से मिलना चाहिए, जिस तरीके से जानकारी साझा होनी चाहिए, उसमें हमको थोड़ा सा सुधार लाना है। क्यों? क्योंकि हमें अपनी सेवाएं सुधारनी है, हमें अपनी सेवाएं बेहतर करनी है। अच्छा, हम बच्चों और महिलाओं के लिए काम तो कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए भी क्यों काम कर रहे हैं? इनके लिए क्यों काम कर रहे हैं? किसी और के लिए, मतलब जो पुरुष बैठे हुए इनके लिए क्यों नहीं काम कर रहे हैं, या बाकी महिलाएं जो उनके लिए क्यों नहीं काम कर रहे हैं? ज्यादा जरूरत है। और देखभाल की जरूरत है। और क्या है बताया आपने? बच्चे कुपोषण हो जाए, बच्चों को कुपोषण देखना है, तो मतलब वो देखभाल भी आ गया। और अच्छा, हमारी नियुक्ति क्यों हुई है? क्यों है हम ये स्वास्थ्य विभाग में आशा क्यों है, महिला बाल विकास विभाग में महिला क्यों है, मतलब आंगनवाड़ी क्यों है, ANM दीदी को घर घर जाकर के, हर गांव में जाकर के टीका क्यों लगाना पड़ रहा है? वाह, मतलब यही जवाब सुनना चाहता था। तो मातृ मृत्यु दर कम करनी है हमको, और शिशु मृत्यु दर कम करनी है, कम करनी है ना? कम करनी है। चलिए कम करेंगे, कैसे करेंगे? ठीक है, मतलब ये तो स्थापित हो गया, मतलब लोगों ने ये स्टैब्लिश कर दिया, ये स्थापित कर दिया कि चाहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे आशा हो, चाहे ANM बहनी हो, ये लोग किसके लिए काम कर रहे हैं? पहले तो गर्भवती धात्री और बच्चों के लिए। ठीक है, इन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। और इनके लिए भी क्यों काम कर रहे हैं हम? क्योंकि हमें क्या करना है? क्या करना है जी? मात्र कम करनी है। ठीक है, कैसे कम करेंगे? टाइम पे देख रेख करेंगी, बिल्कुल करेंगे, वो करेंगे। आपने बोला समय से देख रेख करेंगे, और समझाएंगी आप, समझाएंगी, और क्या करेंगी? सहयोग करेंगे। किस चीज में? अच्छा, फैमिली प्लानिंग के बारे में बात बताओ जी आप। हैं और क्या करेंगी? टीका लगवाएंगी। तो ये सब तो आपने अपने क्रियाएं बता दी है ना कि आप ये करोगी। तो जो हमारे जो दोनों विभाग हैं, ठीक है, ये मतलब ये लोग बेसिकली किस पे काम करते हैं? ये लोग इस पे काम करते हैं,
MCHN। ये कभी देखा है, सुना आप लोगों ने ये? अच्छा, ये इतनी अंग्रेजी सबको आती है, MCHN, इतना तो ABCD तो आती होगी ना सबको। तो MCHN सुना है, कभी देखा है? हिंदी में भी लिखेंगे, लेकिन इसको हम लोग एक जो हम काम करते हैं, हमारे जो ट्रिपल ए जो काम करते हैं, ठीक है, ये काम करते हैं इस क्षेत्र में एम और बच्चों के लिए काम करते हैं। और महिलाओं कौन सी? गर्भवती महिला, धात्री महिला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? अच्छा, एक चीज बताए तो दूसरी चीज याद आ गई, ठीक है, चाइल्ड, वाह, हेल्थ, और एन से न्यूट्रिशन। अब हिंदी में लिखे तो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण। तो ये जो है MCHN, हमारा कुल काम, हमारा जो पूरा काम है इसके अंदर समाया हुआ है। मतलब मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण, ठीक है। अब मातृ और शिशु तो दोनों का है, आंगनवाड़ी का भी है, आशा दीदी का भी है, एनएन दीदी का भी है। स्वास्थ्य वाला किसका है? स्वास्थ्य वाला किसका है? आशा दीदी का, एनएन दीदी का है ना। टीकाकरण लगाना, दवाइयाँ बांटना, समझाना, सारी जांचें करना, ठीक है। और न्यूट्रिशन वाला हिस्सा कौन देखता है? आंगनवाड़ी। आप THR देते हो, बांटते हो ना, थैली बांटते हैं ना अपन, पैकेट बांटते हैं, फिर बच्चों की लंबाई वजन करते हैं, पता चलता है इस समय कि बच्चा कुपोषित तो नहीं है। कुपोषित का मतलब क्या हुआ? पोषण की कमी है इस बच्चे में, तो पोषण की निगरानी करने का काम किसका है? आंगनवाड़ी का। तो जो हमारा पूरा जो सब्जेक्ट है वो है हमारा MCHN। क्या है? MCHN। देखो, ये सब चीजें आप करते हो, पूरा काम आपको पता है आप क्या काम करते हो, बस अगर कोई पूछेगा तो आप बता नहीं पा रहे हो, है ना। तो ये जरूरी है कि आपको ये सब चीजें पता हो कि MCHN क्या होता है, ठीक है। एक चीज तो ये हमने कर ली। MCHN समझ गए? MCHN क्या है? सब लोग बोलेंगे एक बार, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो अगर हिंदी में बोले तो मातृ एवं मातृ मृत्यु दर। मातृ मृत्यु दर सबको पता है क्या होती है? सबको पता है क्या होती है मातृ मृत्यु दर? एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई तो क्या मातृ मृत्यु होगी वो? अगर उसको किसी सांप आपने काट लिया तो मातृ मृत्यु है कि नहीं है? आप बताइए, आपको क्या लगता है? नहीं है? है। अगर महिला की उसकी क्या, उसकी जो प्रेगनेंसी, उसकी जो गर्भावस्था है, प्रसव पीड़ा या प्रसव के दौरान, मतलब कुछ ऐसी तकलीफ से, ऐसी बीमारी से उसकी मृत्यु हो जो कि उसकी गर्भ से संबंधित है, उसकी गर्भावस्था से संबंधित है, तभी उसको मातृ मृत्यु में कहा जाएगा। अगर उसके साथ कोई दुर्घटना हो रही है ना, या वो स्वयं आत्मदाह कर ले, तो वो सब मातृ मृत्यु में नहीं आता है, वो सामान्य मृत्यु मानी जाएगी, ठीक है। तो आपने बोला आप इसको कम करेंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है, इसको कम करना है आपको। फिर आपने बोला किसको भी कम करना है? शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर क्या होता चाहिए बताइए? है या 5 साल है या 28 दिन है, क्या है? 28 दिन। अच्छा, 2 साल तक है, वाह। और 5 साल तक? अगर 5 साल तक हो रहा है तो 5 साल का नहीं होगा शिशु वो? 5 साल में देखना है, ये बता रही 5 साल में देखना है, वो दीदी बता रही 2 साल में देखना है, उधर जो किसी ने बोला 28 दिन में देखना है। अब बताओ तो कैसे कम करेंगे, हमको ही पता नहीं है। 0 से 5 साल तक, बहुत बढ़िया, 0 से 5 में लिख देता हूँ। किसी ने बोला 0 से 2 साल लिख देता हूँ। किसी ने बोला 0 से 42 दिन तक। इसके बारे में तो पता आपको कि ये नहीं है? अच्छा, अरे यार, 0 से 2 साल तक। और कोई बता रहा था, ये आप बताई थी जो पहला बर्थडे, तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यही सही है। तो शिशु मृत्यु दर बोलते हैं 0 से 1 साल तक के जितने बच्चों की मृत्यु होती है, ठीक है।
उन्होंने जैसे बताया वैसे याद रख सकते हो। जो शिशु मृत्यु दर बोल रहे हैं तो वो पहला बर्थडे नहीं बना पाए। शिशु मृत्यु दर 0 से 1 साल ही होती है, 5 साल वाली होती है, 0 से 5 बोलते हैं जिसको, उसको बोलते हैं क्या, बाल मृत्यु दर, उसको बोलते हैं बाल मृत्यु। और जो 0 से 42 दिन तक होती है वो क्या होती है, नवजात। तो 0 से 42 होती है, 0 से 28 होती है 42। अब 42 कर दी है, अब 42 कर दी गई है। 42 दिन में तो किसको देख रहे थे, माँ को देख रहे थे। नवजात वाली होती है कितनी, 28 दिन, 0 से 28 दिन। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब दीदी शिशु मृत्यु दर कितने से होती, कब से होती है, 0 से 1 साल तक। 0 से क्या होती है, शिशु मृत्यु दर। इसको भी आपने बोला कम करेंगे, तो कम कैसे करेंगे, या जो बच्चा कमजोर है। तो ये सब तो करना सब जरूरी है, ये सब करना जरूरी है, ये तो सारी सेवाएं सबको देंगे। लेकिन ये सेवाएं जो हम दे रहे हैं ना सबको, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि ये सब देते देते हमको एक चीज और करनी है। क्या करना है, हमको करना है क्या, हाई बोलूं या क्या बोलूं, अच्छा हाई रिस्क सब लोग समझ रहे हैं, सब लोग बताइए, सब लोग समझ रहे हैं, हाई रिस्क समझते हैं या उच्च जोखिम बोल रहे हैं। लिखता हूं मैं, क्या लिखता हूं, उच्च जोखिम वाले केस। उच्च का मतलब क्या होता है, उच्च का मतलब क्या होता है, हाई हो गया या ज्यादा, समझ रहे, उच्च मतलब उच्च, ज्यादा। जोखिम माने खतरा, खतरा ना, जोखिम माने खतरा। कुछ और होता है क्या, और फिर उसका मैं क्या होना चाहिए, पहले तो पहचान करना आना चाहिए, फिर उसका उपचार आना चाहिए, है ना, तभी तो कुछ कर पाएंगे। हमें सिर्फ पता चल गया तो क्या कर लेंगे। फिर तीसरी चीज क्या करेंगे, वजन कर देंगे। हाँ, तीसरी चीज मतलब आप क्या करेंगे, मतलब आपको ये पता है कि ये महिला, मान लो मैं महिला हूँ, मैं हाई रिस्क में हूँ। अब आपको ये पता है, मेरी बात तो सुनो, उदाहरण सुनो, मैं महिला हूँ, मैं हाई रिस्क में हूँ, किस वजह से कि मेरी लंबाई कम है, ठीक है, आपने पहचान लिया। अब आपको पता है कि क्या करना है, हाँ ये सब तो होता है, ठीक है, वो सब होता है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो हमको ये पहचानना है, वो बताएंगे कैसे देखेंगे, ठीक है। अब जो उच्च जोखिम वाले कैसे, देखो जैसे आपने बोला जो हमें अगर शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर कम करनी है, तो ये सब चीजें तो हम दे रहे हैं। ये क्यों दे रहे हैं, ताकि हम इनको पकड़ पाए। तो इनको कैसे पकड़ेंगे, पहले पता होना चाहिए कौन लोग हैं, उच्च जोखिम वाले केस कौन से हैं, पहली चीज। दूसरी चीज हमें ये पता होना चाहिए कि इनका उपचार क्या होगा। ये तो जानकारी की बात हो गई, इनको पहचानना, इनका उपचार, ये जानकारी हो गई। फिर तीसरा आता है इनका प्रबंधन, मतलब मैनेजमेंट, कि हमको ये पता है कि ये महिला है, ये हाई रिस्क में है, करना है, असलियत में जाकर करना पड़ेगा ना, सिर्फ पता होने से तो नहीं होगा। जब हमको पता है कि अगर इसको ये समस्या है और इसका उपचार ये है, तो करवाना पड़ेगा हमको। और फिर उसका हमें क्या करना पड़ेगा, फॉलो अप लेना पड़ेगा। अगर आप किसी को आईने सुक्रोज चढ़वाते हो या किसी बच्चे को सैम में चिन्हित करते हो, नर्सिंग भर्ती कराते हो, तो फॉलो अप करते हैं उसके। तो मेरा कहने का कोई मतलब ये है, अगर हमको ये काम करना है तो ये सब तो करना है, ये आप कर रही हो, लेकिन हमको इसको नहीं भूलना है, क्योंकि ये सब जो कर रहे हैं ना, वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम इनको पहचान पाए। ये केस हमको ढूंढने हैं अपने क्षेत्र में, क्योंकि इन्हीं के लिए ही हम सब कुछ कर रहे हैं। अब आप सुनती हो, मतलब कहने का मतलब क्या है मेरा, कि ये गर्भवती महिलाएं, या तो गर्भवती महिला होगी इसमें, या तो कोई बच्चा होगा हाई रिस्क में। अब कौन से है उच्च जोखिम वाले केस, महिलाओं में कौन से हो गए, उच्च जोखिम वाली गर्भवती हम लोग देखते हैं कि बहुत नहीं देखते हैं, क्या बोलते हैं, इन्हें विधि बताएंगी। उच्च जोखिम वाली गर्भवती को क्या बोलते हैं लोग, हाई रिस्क, HRP बोलते हैं, HRP बोलते हैं दीदी, है ना। इतना तो आपको भी समझना पड़ेगा, HRP बोलते हैं इसको, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, उच्च जोखिम वाली गर्भवती। आप लोग सैम मैम तो समझते हो कि वो भी नहीं समझते, सैम मैम तो समझते हो, उनके साथ काम करते हैं, वो भी अंग्रेजी शब्द है, लेकिन हमने सीख लिया है, क्यों, क्योंकि हमारा काम है। लेकिन हमें ये भी सीखना पड़ेगा, HRP। आप समझते हो HRP, आप समझती दीदी HRP,
हाई रिस्क वाली महिला समझती हैं, उसको HRT बोलते हैं। और दूसरे बच्चों में कौन से होते हैं? हाई रिस्क में कौन से होंगे? सैम मैम, ज्यादातर सैम और मैम, इसीलिए इतना फोकस चलता है। यही ऐसे केस है जिनकी मृत्यु हो सकती है, ठीक है, हमें इन्हीं को बचाना है, ठीक है। और इसके 4 चरण होते हैं, कौन कौन से? पहला तो हमें क्या आना चाहिए? आइडेंटिफिकेशन, पहचान करनी आनी चाहिए, पहचानना आना चाहिए, पहला। दूसरा, उपचार पता होना चाहिए हमको। तीसरा क्या होता है? तीसरा, हमें प्रबंधन करना पड़ेगा। और चौथा, फॉलो। ये कठिन लग रही चीजें आपको समझने में, मतलब कोई हाई रिस्क महिला है, कोई गर्भवती महिला है, किस तरीके से ठीक हो सकती है महिला, किस तरीके से इसको हम बेहतर कर सकते हैं। फिर खून चढ़ाएंगे, फिर उसका फॉलोअप लेंगे। बहुत आसान सी चीज है ये 2 काम हो गए, पहचानना और उपचार, ही हो गए जानकारी, ठीक है। ये तो जानकारी की बात है, मतलब इसके बारे में हमें जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। हमारे सुपरवाइजर हैं, NNVD हैं, इनकी ट्रेनिंग होती रहती है, इनको पता है, इनसे हम पूछ सकते हैं कि दीदी सैम बच्चा कैसे निकालते हैं, ये हाई रिस्क वाली गर्भवती महिला कैसे निकालते हैं, ये तो हम पूछ सकते हैं। और धीरे धीरे ट्रेनिंग में आपको बताते भी रहेंगे। लेकिन ये जो 2 चीज़ें, प्रबंधन और फॉलोअप, ये आपको करना होता है। मतलब अगर किसी महिला को NNVD ने बोल दिया कि इसको आयरन सुक्रोज लगवानी है, तो लगवाने जाती है, उसके जाती हो आप। खून चढ़वाना होता है तो खून चढ़वाने जाती हो। अगर कोई बच्चा सैम में होता है तो उसको NRC लेकर के जाती हो आप, है ना। तो ये तो हमको करना होता है, उसका मैनेजमेंट तो करना है, और उसका फिर फॉलोअप भी करना है कि हमने जो इलाज कराया, जो इलाज दिया, उससे ठीक हुआ कि नहीं ठीक हुआ भाई। तो ये तो हो गया हमारा, ये तो हमारा क्या हो गया, ये हमारी क्रिया हो गई, मतलब ये तो हमें करना है, कार्य हो गया ये हमारा, ठीक है। ये तो हम करेंगे, ये इसकी जानकारी हमें चाहिए। तो जानकारी के लिए हम कभी अलग ट्रेनिंग लेंगे, या आपकी सेक्टर मीटिंग में समीर आते रहेंगे, या आपकी सुपरवाइजर मैडम है, ANM मैडम है, आशा सुपरवाइजर दीदी है, ये लोग हैं जानकारी के लिए। आपको नहीं पता चल रहा है, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेंगे, ऐसा नहीं मैं पूरा छोड़ के जाऊंगा, जल्दी जल्दी बात कर लेंगे आखिरी में। लेकिन अभी इसके बारे में बात करेंगे, प्रबंधन और फॉलोअप के बारे में, ठीक है। क्या मैनेजमेंट कैसे करते हैं, क्या करते हैं, है ना। तो ये है कि हाई रिस्क वाले केस जो होते हैं, इनको पहचानना बहुत जरूरी है, तभी हम मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर कम कर पाएंगे। क्योंकि हमें क्या करना है, मातृ मृत्यु दर और इसके 4 चरण बताए मैंने। क्या क्या होता है? सबसे पहला क्या होता है? पहचान, उनको पहचानना है हमें। फिर दूसरा क्या करना है? उपचार पता होना चाहिए, ये सब जानकारी की बातें हो गई। तीसरा क्या है? प्रबंधन, मतलब जिसको जो उपचार है उसको उपचार दिलाना है, उपचार तक पहुंचाना है। और चौथा फॉलोअप, ठीक है। अब तीसरी बात कर लेते हैं, ए हम AAA की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा सब कुछ, हमारा कार्य क्षेत्र भी यही है, हमारा उद्देश्य भी यही है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि AAA के साथ में आने से क्या क्या फायदे होंगे। क्या लगता है आपको, क्या फायदे होंगे, क्यों साथ में आना चाहिए, बताइए। एक और भी मिलान हो जाएगा, विवाह पंजीयन हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि आप उनकी आईडी जुड़वा लोगी, दीदी को जल्दी से जल्दी आईडी दे दोगी, आपको आईडी मिल जाएगी, आपको भी तो कई बार आईडी की जरूरत पड़ती है। फिर चलिए समय पे, अगर आप साथ में काम करेंगे तो आप समय से सारी सेवाएं दे पाएंगे। पहली तिमाही में हर महिलाओं को क्या देनी होती है? फॉलिक एसिड। कोई महिला आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता के पास आ गई, उसने बता दिया करके 2 महीने में, और आपको बता दिया, आपने तो पंजीकरण कर दिया, आपने उसको पैकेट भी दे दिए, लेकिन क्या आप उसको फॉलिक एसिड दे सकती हो? क्या फॉलिक एसिड किससे मिलेगी आपको? NNVD से मिलेगी, या आरोग्य केंद्र होगा तो आशा से मिल जाएगी। तो हमें उनको समय में फॉलिक एसिड देना है। और जो गवर्नमेंट आपको पैसे दे रही है, या किसी भी लाभार्थी को पैसे दे रही है, वो इसलिए नहीं दे रही क्योंकि सरकार को पैसे बांटने का शौक है। सरकार चाहती है कि सभी लोग, PM मातृ वंदना योजना चला रही है, अगर स्वास्थ्य विभाग से भी उसको 12,000, 10,000, 400 जितना भी मिल रहा है, वो अगर पहली तिमाही में मिल रहा है तभी उसको पूरा पैसा मिलेगा, नहीं तो पूरा पैसा नहीं मिलेगा। तो वो इसीलिए क्योंकि सरकार भी चाहती है वो समय से सिस्टम में आ जाए, तो उसकी हम
देखभाल कर सके। फॉलिक एसिड क्यों देते हैं? अच्छा, जन्मजात विकृति से बचाने के लिए। तो अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पास आ गई, मतलब मैंने जो खुद देखा, मेरे अक्सर अम्बा में मैंने देखा है कि आंगनवाड़ी के पास आ गई तो आंगनवाड़ी डॉक्टर में लिख लिया, अब वो बताएगी कब एएनएम को? जब टीका लगाने आएगी वो, तब तक तो निकल गया उसको टाइम, फॉलिक एसिड मिलना चाहिए था उसको, लेकिन मिला नहीं। और अगर आशा दीदी के पास आ गई तो आशा दीदी ने भी लिख लिया, और उनके पास अगर आरोग्य केंद्र है तो कोई कोई आशा दीदी दे देती हैं, बहुत लोग देने लग गए हैं। लेकिन कुछ लोग के पास, जिनके पास नहीं, उन्होंने एएनएम दीदी को टीकाकरण वाले दिन बताया, उसके होगा 3 महीने पूरे, या 5-6 दिन बचते 3 महीने होने के, तो 5 गोलियां खा पाती है वो। तो साथ में आने का यही मतलब है कि उसको हम लोग समय से साथ दे पाए, सेवाएं दे पाए। और क्या होगा? अच्छा, बीएचएनडी तो आपने सुना होगा, आप सब लोगों ने बीएचएनडी सुना। और क्या क्या करती है बताइए? महिला आती है, फिर उसको हाइरेक्स में देखना है या नहीं है, उसको भी रेफर करना, आयरन सपोर्ट चढ़ाना, और जो लगता है दवाइयाँ वो देना, अगर सही समय पे आती है तो। ये सब चीजें होती हैं बीएचएनडी पे कि नहीं होती है? होती है। अब मान लीजिए एक बीएचएनडी सत्र पे 25 महिलाएं हैं, 25 तो नहीं होंगी कहीं गर्भवती, मान लीजिए कितनी है? 10 महिलाएं, 10 होती हैं, ठीक है। अगर मैं पूछूं अगर एएनएम दीदी से कि एक महिला की अगर आपको सारी जांचें करनी, सब करनी, आपको कितना समय लगेगा एक महिला में कम से कम? 20 से 25 मिनट। हाँ, 20 मिनट, ठीक है। 20 मिनट अगर लग रहा है इनको, ठीक है। अगर 10 महिलाएं तो कुल कितने मिनट लगेंगे? 200, 3 घंटे लग गए, ठीक है। अब अगर 10 महिलाएं तो कम से कम 18 बच्चे होंगे, ऐसा ही तो होता है हिसाब किताब, कुछ अलग होता है। अगर 10 महिलाओं से ज़्यादा बच्चे होते हैं, लगभग दुगने या डेढ़े होते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। अब अगर 18 बच्चे भी हैं, अब इनको कितना समय लगेगा? मतलब अगर ये नॉन स्टॉप काम करती रहे तो इनको कम से कम 6-7-8 घंटे चाहिए बीएचएनडी करने के लिए, है ना। अब इससे होता क्या है? क्योंकि इतना समय चाहिए तो क्या होता है, एक महिला की, जो महिला हमारे बीएचएनडी सत्र पे आ रही है, उसकी लंबाई, सबसे पहले लंबाई, वजन, हीमोग्लोबिन, बीपी, टीडी लगा तो टीडी, फिर पेशाब की जांच, अगर उपस्वास्थ्य केंद्र में हो रहा है तो पेट की जांच भी कर लेते हैं कई बार, और कार्ड भरना, उसको दवाई देना, उसकी काउंसलिंग करना, और कौन सी जांच होती है? शुगर की भी जांच कभी कभार कर लेते हैं, और क्या कर लेते हैं? और मलेरिया टेस्ट कर लिया, हेपेटाइटिस का टेस्ट कर लिया, ठीक है। अब कोई महिला जो आ रही है उसकी इतनी सारी जांचें करनी है, और इतना क्योंकि समय होता नहीं है, तो क्या होता है कि महिला के इंजेक्शन लग जाता है, बीपी आती, खून की जांच होती है, और दवाई लेकर के जाओ, यही तो होता है। करना है हमको इतना सब कुछ, लेकिन हम इतना करके उसको छोड़ देते हैं, तो उसकी बहुत सारी जांचें रह जाती हैं। तो अगर आप तीनों लोग वहाँ पे रहेंगी, आशा भी रहेंगी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी रहेंगी, तो लंबाई आपको लेनी आती है, वजन लेना आता है, बीपी अगर आप इनको सिखा देंगे तो बीपी लेना सीख जाएंगे, जिसमें बहुत भारी काम है, लेती है, आशा भी लेती है। तो इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे काम बांट करके, बिल्कुल। अब टीकाकरण के बाद हमको बच्चे को बैठाना भी होता है, उसको भी समझाना है, 4 संदेश भी देने हैं, ये भी बताना है कि दवाई कैसे लेनी है। तो एक एएनएम के लिए अकेले या एक आशा के लिए अकेले ये संभव नहीं है कि सबको सब कुछ समझा पाए। तो जब 3 लोग साथ में आएंगे तो हम लोग एक संपूर्ण सेवाएं दे पाएंगे, समझ लिए? संपूर्ण सेवाएं समझिए कि सारी सेवाएं दे पाएंगे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा दे पाएंगे। अब मैं अगर आपको बताऊं एक आंकड़ा, मतलब अम्बा का आंकड़ा बता रहा हूँ मैं आपको सिंपल सा, कि अम्बा में 9 मातृ मृत्यु हुई पिछले साल, ठीक है, पूरे ब्लॉक में, पूरे मुरैना में सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा अम्बा में हुई, ठीक है। इसमें से 7 की हुई किससे? पीपीएच से, ठीक है, ब्लड लॉस से हुई, है ना। अब अगर क्या होता, अगर सत्र पे पेशाब की जांच हो रही होती, अगर पेशाब की जांच हो रही होती और पेशाब में प्रोटीन एल्ब्यूमिन देखा जा रहा होता, और अगर वो एमसीटी कार्ड में कहीं बता दिया जाता, उसकी उस तरीके से काउंसलिंग की जाती, उस तरीके से मैनेजमेंट किया था। इतना टेक्निकल तो मैं भी नहीं हूँ मतलब स्वास्थ्य में, लेकिन मेरे को ये पता है कि पेशाब की जांच अगर हो रही है तो इससे हमको पता चल सकता है कि महिला को डिलीवरी के बाद खून का लॉस हो सकता है। क्यों सीधी होती भी पेशाब की जांच से पता चल जाता है,
एलिमेंट से पता चलता हमको। अगर ये जांचें हो रही होती तो इन 7 में से हम कम से कम 2-3 जांचें बचा सकते थे। तो ये जांच नहीं हो पाती है, क्यों? क्योंकि हमारा मैनेजमेंट नहीं सही है। अब हम जहाँ पे करा रहे BHND वहाँ पे पेशाब करने की जगह नहीं है, तो कैसे होगा? अब क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेशन भी नहीं है सही से, तो हम कुछ कर भी नहीं पाते। इसकी जांच कराने की आपने आशा को एक डिब्बी दे दी, पहले 1 दिन पहले 2 दिन पहले हो जा करके महिला को घर पे दे आई, और महिला जब आएगी सत्र पे तो ले आएगी। एएनएम दीदी के पास अपना स्टिक होती है, स्टिक से वो मिला लेंगे ग्लव्स पहन करके। समझ रही हो आप? तो इस तरीके से ये सब हमें व्यवस्था बनानी है। अगर हम ये सब चीज़ें जो हमारी जरूरी जांचें हैं ये छूट जा रही हैं, तो हमें ये भी तो हमें संपूर्ण सेवाएं देनी, तो हमें साथ में आना पड़ेगा। और आपको क्या लगता है और क्या फायदे हो सकते हैं अगर आप साथ में आएंगे तो? हाँ? क्या सही बात है। हाँ, मतलब आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग जानकारी साझा कर सकते हैं। मतलब आपका कोई सैम मैम बच्चा है, तो सैम मैम बच्चा जो एनआरसी नहीं जा रहा है उसको क्या क्या प्रबंधन करते हैं, उसको क्या करते हैं? सी सैम में लिखते हैं। और क्या करते हैं? तो लिख लिया सी सैम में और फॉलोअप करने लगे तो उससे ठीक हो जाएगा क्या? वो कुछ और भी करते हैं। क्या करते हैं? सांसें गिनती हैं। तो सांसें गिनने से वो ठीक हो सकता है क्या? उससे सलाह देंगे। और क्या देंगे? सलाह देंगे। और क्या देंगी? शुक्र मंगल को आयरन सेल्स देंगे। और क्या देंगे? रेफर कर देंगे। जो बच्चे सैम या मैम में हैं उनको आप सीसैम रजिस्टर में लिखोगे, बहुत बढ़िया। सीसैम रजिस्टर में तो लिख लिया, लेकिन जो बच्चे हमारे एनआरसी गए वो तो और भी बढ़िया हो गए, सबसे बढ़िया होगा, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। पर जो एनआरसी नहीं गए किसी वजह से, सब बच्चों का एनआरसी जाना भी नहीं होता और कुछ लोग जाते भी नहीं है, ठीक है, उनको हमको कुछ दवाइयाँ देनी होती हैं 5 तरीके की। वो हमें कहाँ से मिलेंगी? एएनएम से या फिर आशा बहन जी से। तो अगर हम लोग जानकारी साझा करेंगे, आप बताएंगी कि मेरे यहाँ 5 सैम बच्चे हैं, तो उसकी दवाई आप उनसे निकलवा लेंगी। कौन सी दवाई देनी है अंत में बताएंगे। कोई महिला है जिसको खून चढ़वाया है इन्होंने, या जिसको तो आयरन सुक्रोज चढ़वाया, ठीक है। अब आयरन सुक्रोज चढ़ना था, उसने बताया कि आज के दिन चढ़ना है, मतलब इन्होंने बता दिया कि आज की तारीख में चढ़ना, ये वहाँ पे नहीं है, मौजूद नहीं है आपको, लेकिन पता है, तो आपने जाकर के उसको घर में समझा दिया, उसके हस्बैंड को समझा दिया कि आज ले जाइए, आज अस्पताल में इनके ये चढ़ना है, कार्ड ले जाइएगा। तो आप लोग अपने क्षेत्र के बारे में जानकारी साझा कर सकते हैं, ठीक है। और क्या लगता है, और क्या होगा साथ में रह काम करने से? और क्या लगता है आपको? लगवाने नहीं जाते हैं, कुछ लोग टीका लगवाने नहीं आते हैं, कुछ अपने बच्चे के बारे में नहीं बताते हैं। तो जब आप तीनों लोग जब साथ में रहेंगे और एक आदमी के समझाने के बजाय 2 या 3 लोग समझाने जाएंगे, तो उसका प्रभाव अलग पड़ता है और लोग सुनते हैं बात को। और मैं फिर वही कहूँगा कि 100 में 100 को नहीं लाना है। 100 लोगों से अगर आप मिले, उसमें से 10 भी आ गए ना, तो आपका काम हो गया। आप अपनी मेहनत को सफल मान लो, ठीक है। और आपको क्या लगता है क्या होगा? किसको नहीं कर रहे हैं? और जब साथ में बैठेंगे तो हमारी ये इन दोनों को तो काम हो ही जाएगा, हमारा ये दोनों काम तो हो ही जाएंगे, साथ ही साथ ये सब चीज़ें और हो जाएंगी, समझ रही हो? इसलिए हमको साथ में बैठना है। और साथ में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि साथ में घूमो हमेशा हाथ में हाथ डाल करके, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। महीना में 2 बार बैठो, 1-1, 1.5-1.5, 2-2 घंटे के लिए, उससे ज़्यादा नहीं बैठना है। और वो कैसे बैठना है, क्या करना है, अब उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं ये बोल करके चला जाता कि साथ में बैठो और ट्रिपल ए करो, तो वो भी सही नहीं रहता, है ना, क्योंकि आपको पता नहीं था कैसे बैठ के करें, क्या बैठ गए तो क्या घर की बातें करें, कुछ पुरानी लड़ाई रंजिश है तो वो निपटा लेते हैं। BHN और B, तो देखो VHND तो बोलते हैं, पर VHND बोलते थे, हाँ, VHSND होता है, ठीक है, इतना तो पता है सबको। अब V में V क्या है? विलेज, विलेज मतलब ग्राम लिख दिया मैंने। H में क्या आ गया? H से क्या आ गया है? आप बताइए। हेल्थ, हेल्थ माने यही पूछता हूँ बार बार, ऐसे काम कौन कर रहा है? एएनएम और आशा जी कर रही है ना। न्यूट्रिशन कौन देख रहा है? आंगनवाड़ी देख रही है। तो अभी इससे ये तो साबित हो गया कि एएनएम यहाँ पे और ये आशा और ये
आंगनवाड़ी, ये तीनों का होना जरूरी है, तभी वो बीएचएनडी होगा। नहीं तो क्या होगा, टीकाकरण ही बंद करके रह जाएगा वो। तो तीनों का होना जरूरी है, ठीक है। अभी सैनिटेशन क्या है, सैनिटेशन स्वच्छता, ये किसका विभाग है? दोनों का है, और किसका है? ये है, ये हमारे पंच का, पंचायत का सिस्टम है, ठीक है। तो असलियत में बीएचएनडी में होना पंचायत के भी उनको होना चाहिए, सदस्य होने चाहिए, वो भी होने चाहिए, क्योंकि वो स्वास्थ्य की बातें करेंगे, साफ सफाई की बातें करेंगे, पर वो नहीं होते हैं। लेकिन हम तो रहते हैं, तो हम तीनों को उस दिन इकट्ठा होना है और बैठना है, और क्या करना है, क्या करना है, सबसे पहले क्या करते हैं? अच्छा, ऐसा भी होता है। फिर ड्यू लिस्ट बना लिया, फिर क्या कर लिया? फिर ड्यू लिस्ट आशा को दे दी।